इस टॉपिक में हम ट्रेडमार्क के बारे में बात करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी एक सेग्रीगेट कर दिया लिस्ट। ये जब सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो उसमें फिर सारे सेक्शंस की, हर टॉपिक की, पेटेंट के, ट्रेडमार्क के, कॉपीराइट की मैं एक अलग लिस्ट बता दूंगी। ठीक है, तो इसमें पहले देख लेते हैं ट्रेडमार्क का सेक्शन के बारे में बात कर रखी है और उसका क्या क्या यूज़ है, मतलब वो किस लिए यूटिलाइज होते हैं वो सेक्शन। पहला सेक्शन है 2ZB। ये होता है, इसमें ट्रेडमार्क की डेफिनेशन दे रखी है इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट जो 1999 में आया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर 18 में क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन रजिस्टर, मतलब 18 से लेकर ना यहाँ 23 तक रजिस्ट्रेशन के बारे में बात हो रखी है। 18 में एप्लीकेशन फाइल होती है, 19 में वो विड्रॉल भी हो सकता है, 20 में एडवर्टाइजमेंट छपती है, मतलब उस एप्लीकेशन के 3 मंथ्स में किसी को अपोजिशन फाइल करना है तो करो। 21 में अपोजिशन आता है, 22 में कुछ करेक्शन या अमेंडमेंट करानी है एप्लीकेशन में, वो आता है कि एक कैटेगरी या 2 कैटेगरी में डलवाना था या किस में डलवाना था। 23 में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे 36A और 36G। ये 2010 के अमेंडमेंट में आए थे कि मेड्रिक प्रोटोकॉल के अंडर इनको ले लिया गया था कि अगर इसमें भी कुछ डलता है ना, इस कैटेगरी में 36A 36G तक कुछ भी डलता है तो डायरेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे उसको ट्रेडमार्क मिल जाएगा। उसके बाद 31 में क्या बात कर रखी है, 31 में बात करके प्राइम फेस एविडेंस की। अगर कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर है तो वो ऐसा लिखा जाएगा R। ठीक है, और अगर वो रजिस्टर नहीं है तो वो ऐसा लिखा जाएगा TM। ठीक है, इसकी बात कर रखी है 31 में। 9 से 14 में रीजंस दे रखे हैं ऐसे जिनको ट्रेडमार्क में जो रजिस्टर नहीं होते हैं। 10 में लिमिटेशन बता रखी है कलर के बारे में। 11 में ऐसे रिलेटिव ग्राउंड्स बता रखे हैं जो रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज़ करते हैं। ठीक है, कि वो क्या क्या नहीं होना चाहिए। 12 में क्या बता रखा है, जो सिमिलर ट्रेडमार्क है ना वो मिल जाता है ऑनेस्ट कंसेंट में। ठीक है, कब मना होता है और कब मिल जाता है वो बता रखा है। उसका 13 में बता रखा है अगर कोई नो रजिस्ट्रेशन, किस किस चीज़ का रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, जैसे कोई केमिकल एलिमेंट है जिसको WHO ने ऑलरेडी उसके नेम डिक्लेयर कर रखे हैं। 14 सेक्शन में क्या बता रखा है, अगर हम किसी का पर्सन का नाम यूज़ कर रहे हैं एज अ ट्रेडमार्क तो भाई वो तो या तो लिविंग होना चाहिए या फिर लिविंग है तो उसका कंसेंट होना चाहिए, और अगर वो डेड हो चुका है विदिन 20 ईयर्स उसका कंसेंट चाहिए, मरने के 20 ईयर्स बाद। लेकिन 20 ईयर्स के बाद यूज़ कर रहे हैं ना, विदिन 20 ईयर्स यूज़ कर रहे हैं मरने के 20 बाद, तो तब तो कंसेंट चाहिए। लेकिन 20 साल पूरे होने के बाद हम कोई चीज़ का उसको पर्सन नेम एज अ ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हैं तो वो चल जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर वो जिंदा है तब भी कंसेंट चाहिए, और अगर रिसेंट डेथ हुई है विदिन 20 ईयर्स आफ्टर डेथ तब भी कंसेंट चाहिए। 27 में बात चल रही है पासिंग ऑफ की क्या रेमेडीज़ है। ठीक है, उसके बाद है 29 में ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट के बारे में बात रखी है। 3rd में इन्फ्रिंजमेंट क्या क्या नहीं आता, इन्फ्रिंजमेंट में क्या क्या नहीं आता उसके बारे में। 103 और 104 में क्या बात रखी है, क्रिमिनल की रेमेडी, फर्स्ट ऑफेंस, और 105 में क्रिमिनल अगर वो सब्सिक्वेंट ऑफेंस करता चले, क्रिमिनल की बात हो रही है। 101 और 121 में बाकी क्रिमिनल रेमेडीज़ है। 135 में सिविल रेमेडीज़ है, अभी तक क्रिमिनल चल रही थी, सिविल रेमेडीज़ है। 134 में जुरिस्डिक्शन के बारे में। तो हमारा फर्स्ट क्या था, 2ZB में हम डेफिनेशन देख रहे थे जो इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट के अकॉर्डिंग आई थी। अब उस पर चलते हैं हम। इसमें बता रखा है ट्रेडमार्क क्या है, वैसे तो डेफिनेशन ये भी पहले नॉर्मल पढ़ो। ट्रेडमार्क कोई नेम हो सकता है, साइन हो सकता है, सिंबल हो सकता है। ट्रेडमार्क आइडेंटिटी है किसकी, कुछ सर्टेन प्रोडक्ट और सर्विस की जो एक पर्सन ने दी है, उस पर्सन या एंटिटी के होने की आइडेंटिटी को ट्रेडमार्क बोल दिया गया है कि इसका ये बहुत अच्छा है, इसका वो बहुत अच्छा है, इसका या उसका ये जो वर्ड है यहाँ पे कुछ ना कुछ आ रहा होगा। जैसे बीकानेरी भुजिया बहुत अच्छी है, चलो GI में तो आ ही गया, लेकिन उसका कोई ना कोई तो ऑनर होगा, वो ट्रेड किसी लोगों से चल रहा होगी, बाटा की चप्पलें अच्छी है, टाटा का नमक अच्छा है, ऐसे। ठीक है, ये एप्पल, एडिडास, ये नेम से चल रहा होगा। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क और अदर IPR के बीच में सबसे मेन डिफरेंस क्या है, सबसे पहला है जो ट्रेडमार्क है वो इंडेफिनाइट टाइम के लिए ऐसे, क्योंकि ट्रेडमार्क यूज़ ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा, अगर 10 साल बाद रिन्यू नहीं कराया वो ऐसे खत्म ही हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन में भी खत्म हो सकता है। बट अगर वो जाना गया है, एप्पल का अगर ये साइन आज है और इसको रिन्यू नहीं कराते तो ये साइन तो हमेशा ऐसे ही रहने वाला है ना, साइन तो यही रहेगा तब भी। तो ये किस चीज़ के लिए मिलता है, इंडेफिनेट टाइम के लिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हर 10 साल बाद होता है और फिर रिन्यू होता रहता है आगे तक इंडेफिनेट पीरियड के लिए। अगर मैं जो सेक्शन 2ZB में वो था, इसका डेफिनेशन थी, वो क्या डेफिनेशन थी, अगर मैं इसको देखूँ तो ये डेफिनेशन थी। ट्रेडमार्क का मतलब क्या है, कोई ऐसा मार्क कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटिंग, जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा जा सके और वो कैपेबल और अलग अलग मतलब डिस्टिंग्विश करने में कि ये गुड और ये सर्विस है एक पर्सन की बाकी दूसरों से। मतलब मेरा फूल ऐसा है और किसी का फूल ऐसा है तो भाई फ़र्क होना चाहिए, ऐसा ही ऐसे ही तो लग रहा है ये सब, ये जो फ़र्क भाई डिस्टिंग्विश होना चाहिए। ये ऐसे बना ली, अलग लग रहा है बिल्कुल फूल, तो ये और ये तो बिल्कुल ही अलग है, इसमें थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी है, तो डिस्टिंग्विश होना चाहिए। उसने ये बोला है कि ट्रेडमार्क ऐसे मार्क्स होते हैं जो मार्क अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके ग्राफिकली, कोई पिक्चर, लोगो, थीम, फ्रेज, इससे रिप्रेजेंट करे, प्लस साथ में बाकी जो अलग पर्सन है ना, उस बाकी औरों से उस पर्सन का जो खुद का है उसका मार्क अलग कैसे है, डिस्टिंग्विश कर सके। ठीक है, इसमें शेप्स भी आ सकती है, पैकेजिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स आ सकता है, ग्राफिकली लोगो वगैरह ये सब आ सकता है। टाइप देख लिया जाए तो टाइप का सबसे पहले वर्ड मार्क, इसके अंदर वर्ड होंगे, राइट ओनली ना वर्ड्स या लेटर, न्यूमरल,
ठीक है, और इसकी नो प्रोटेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्क। ठीक है, डिवाइस मार्क क्या होते हैं? राइट ऑफ यूनिक रिप्रेजेंटेशन। डिवाइस मार्क ऐसे होते हैं जिसमें लोगो भी हो और वर्ड भी हो। सर्विस मार्क क्या होते हैं? जैसे 45 क्लासेस दे रखी है हमें किसकी? ट्रेडमार्क की। ट्रेडमार्क की क्लासेस का अगर वो देखा जाए, क्या कहते हैं, कौन सा एग्रीमेंट या कन्वेंशन आया था? नाइस एग्रीमेंट आया था ना। नाइस को कैसे लर्न करा था? मैड के साथ। एक बंदा नाइस है तो दूसरा मैड है, और दोनों ट्रेडमार्क के बारे में बताते हैं। नाइस वाला क्लासिफिकेशन बताता है। तो क्लासिफिकेशन जो 45 क्लासेस की हुई थी उसमें से 134 तो गुड्स था, और 35 के बाद क्या शुरू हो गई थी? 45 तक सर्विस। तो सर्विस मार्क सर्विस के लिए, अगर कोई गुड ना होकर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे ये क्या था, इसका नाम क्या था, वो जो सलून वाले होते हैं, अर्बन क्लैप, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, और उसका मार्क भी है। ठीक है, कलेक्टिव मार्क क्या हो गया? जो सब मिलके कलेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। जैसे सोनी को कौन कौन यूज़ कर सकता है, जी को कौन कौन यूज़ करता है, स्टार वन, स्टार प्लस, स्टार भारत, स्टार को कौन कौन यूज़ कर सकता है, ऐसे ब्रेविया, एक्सप्रिया। सर्टिफिकेशन मार्क्स कौन से होते हैं? जो कुछ स्टैंडर्ड डिफाइंड स्टैंडर्ड्स होते हैं। आईसीआई मार्क हो गया, जैसे जैसे वो FSI का मार्क होता है किसी भी फूड पे, ऐसे वाला FSSI वाला। वेल नोन मार्क कौन से होते हैं? जो लार्ज पॉपुलेशन में जाने जाए, ठीक है, उनको वेल नोन मार्क किया जाता है, और उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक्स्ट्रा फीस भी लगती है। ठीक है, अनकन्वेंशनल ट्रेडमार्क क्या होता है? अनकन्वेंशनल ऐसे मार्क विच गेट रिकॉग्निशन फॉर देयर इनहेरिटेड डिस्टिंक्टिव फीचर्स। जैसे डेयरी मिल्क का जो पैकेट है, दूर से देख के पता चल जाएगा हाँ वो डेयरी मिल्क है, वो जो पर्पल कलर का होता है। साउंड मार्क, जैसे नोकिया की रिंगटोन है, वो साउंड मार्क है। जब भी फ़ोन ऑन होएगा एक टाइप की रिंगटोन बनेगी, वो एक तरह का मार्क है। शेप मार्क 2D और 3D शेप्स। स्मेल मार्क, इंडिया में 3 तो चलते हैं, शेप, साउंड और कलर। स्मेल नहीं चलता, लेकिन बाहर में यूएसए में स्मेल का भी करा रखा है ट्रेडमार्क। जैसे जो स्मेल है टेनिस बॉल की, उस पर यूएसए ने वो ले रखा है ट्रेडमार्क। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमने क्या देख लिया अभी? सेक्शन 2Z में डेफिनेशन देखिए ट्रेडमार्क की। ठीक है, अभी यही वाला कवर करा है, और इसमें भी अगर देख ले एक बार बैक जाके, एक तो ये बता रखा है किस किस क्या क्या होता है। पर्सन की डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी का वो मार्क होता है, उसमें वो जो गुड्स प्रोवाइड कर रहा है। इनडिफिनिट टाइम के लिए होता है, वैसे 10 के लिए होता है, और रिन्यू कराते रहो, और इसके अंदर इसकी डेफिनेशन थी। फिर हमने टाइप्स देखे हैं। ठीक है, फिर टाइप्स देखे हैं ये वर्ड, डिवाइस, सर्विस, कलेक्टिव, सर्टिफिकेशन, वेल नोन मार्क एंड अनकन्वेंशनल ट्रेडमार्क। अब हम आगे देखने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट। 18 से 23 किसके होता है? रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, विड्रॉन, एडवर्टाइजमेंट, अपोजिशन, करेक्शन, अमेंडमेंट और रजिस्ट्रेशन। अब हम ये वाला पैरा करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या? सेक्शन 18 से 23 रजिस्ट्रेशन को ही दे रखा है। इसमें सेक्शन 18 क्या बोलता है कि भाई एप्लीकेशन जो फाइल करेंगे वो सेक्शन 18 में आता है कि फाइल कैसे करनी है, और रूल्स आते हैं इसको लेके। जैसे अगर मुझे अलग अलग कैटेगरी में अपना ट्रेडमार्क चाहिए, एक ही चीज़ को अलग अलग कैटेगरी में डाल रहे हैं कि वो गुड भी है और वो ये गुड्स में अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे वो कॉस्मेटिक में भी यूज़ होता है, और वो एज अ कॉस्मेटिक हो गया, या फिर एज अ ऑयल भी यूज़ होता है। तो उन चीज़ों को जैसे मुझे अलग अलग कैटेगरीज में डालना है, तो मैं सिंगल एप्लीकेशन लगेगी, लेकिन मेरी फीस अलग अलग लगेगी हर कैटेगरी के लिए। ठीक है, और रजिस्ट्रार इसको रिफ्यूज़ भी कर सकता है एप्लीकेशन को, और अपना रीज़न दे देगा क्यों रिफ्यूज़ हुआ है। रजिस्ट्रार सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग ना रजिस्ट्रार उसको विड्रॉल भी कर सकता है एप्लीकेशन को, और वो इसका भी रीज़न दे देगा। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद भी विड्रॉल कर सकते हैं। सेक्शन 20 में एडवर्टाइजमेंट, अगर उसने रख लिया रजिस्ट्रार ने, एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद उस एप्लीकेशन की एडवर्टाइजमेंट होगी कि किसी और का तो नहीं है ये। फिर अपोजिशन का वेट होएगा 21 के अकॉर्डिंग, कोई भी उसको अपोज कर सकता है विद इन 3 मंथ्स। 22 में करेक्शन अमेंडमेंट होगी, 23 में रजिस्ट्रेशन हो गया, डन। तो अभी हमारा 2 टॉपिक हो गए, एक तो हो गया डेफिनेशन को लेके 2ZB, फिर 18 से 23 में एप्लीकेशन, विड्रॉन, एडवर्टाइजमेंट, अपोजिशन, करेक्शन, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब हम पढ़ेंगे 36A और 36G को, मेड्रिड प्रोटोकॉल में क्या सीन था और 31 का क्या सीन है। ठीक है, वो पढ़ते हैं अब। 31 में प्राइम फेस एविडेंस दे रखा है। 2010 में क्या हुआ? अमेंडमेंट हुई कि जो कैटेगरीज है, मतलब 36A से 36G तक, ये सबको क्या है, अंडर मेड्रिड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग इन सबको इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ठीक है, अगर कोई इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, इसके अंदर जो भी ऐड हो रहा है, तो उसको वर्ल्ड वाइड वो मिल जाएगा प्रोटेक्शन। सेक्शन 31 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या चल रहा है? जो प्राइम फेस है ना, क्या कहते हैं, ऑनरशिप का, ज़रूरी नहीं कि उसको रजिस्टर कराया जाए। प्राइम फेस में अगर कुछ रजिस्टर है वो तो ऐसे होगा, लेकिन प्राइम फेस में क्या है, TM, जैसे कॉपीराइट का भी था ना, C लगा दिया था ऐसे। उसके बाद यहाँ पे एक वो एग्जांपल देख रखा है, बेटको एंटरप्राइजेस एंड अनदर वी, प्रधान परफ्यूम्स एंड अनदर। ठीक है, इसमें क्या बता रखा है? ट्रेडमार्क एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन इज जस्ट एन एक्स्ट्रा एविडेंस फॉर प्रोटेक्शन। रजिस्ट्रेशन बस एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड करती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें 9 से 14, 8 रीजंस पढ़ेंगे जिसमें ट्रेडमार्क नहीं मिलता है। ठीक है, पहले 9 से 14 है।
इसको ही देख लेते हैं। ये आ गए हमारे रीज़न। मस्ट बी कंसीडर वाइल रजिस्टरिंग, इन सबको देखा जाता है इन पॉइंट्स को। सेक्शन 9 में वो चीज़ें जो रजिस्टर्ड नहीं होती है, सेक्शन 9 पता चलिए। ऐसी एक पेटेंट का भी सेक्शन है जो रजिस्टर्ड नहीं करता है, आई थिंक 9 ही है वो भी सेक्शन। which are devoid of any distinctive character, that is say not acceptable of distinguish the goods or service of the, जब उस केस में ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा जब भी एक पर्सन की चीज़ दूसरी पर्सन से थोड़ी बहुत अगर मिल रही है ना, डिसेप्टिव फील दे रही है या कुछ फॉल्स फील दे रही है कि भाई ये सेम सेम है, सिमिलर है, तो उस केस में नहीं मिलेगा। पहला ये पॉइंट कहता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, विच कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ मार्क और इंडिकेशन which may serve in trade to design the kind, quality, quantity, intended purpose, value, GI, or the time of production of the goods or rendering of the service or other characteristic of good and service, तो उस केस में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है इसमें थर्ड पॉइंट है विच कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ मार्क्स और इंडिकेशन विच बिकम कस्टमरी इन द करंट लैंग्वेज। अभी जो करंट लैंग्वेज मतलब जो भी हमारा कस्टमर है ना, ठीक है, उससे इस्टेब्लिश प्रैक्टिस है जो ट्रेड की, उस वाले मार्क्स को भी कंसीडर नहीं करा जाएगा। जैसे ऐसा कोई मार्क जो डिसीव कर रहा है पब्लिक को कि भाई कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है पब्लिक में, उस कस्टमर को पता नहीं चल रहा है कि यहाँ जाएँ हम, जैसे दो खाने की जगह सेम सेम, कि हम यहाँ खाने जाएँ या वहाँ खाने जाएँ, नेम भी सेम है, तो मुझे नहीं पता, मैंने बस किसी से सुना था कि भाई उसके छोले भटूरे बहुत अच्छे होते हैं, अब मुझे नहीं पता कि दोनों नाम में से वो वाला कौन है, तो ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना, ऐसी चीज़ को भी ट्रेडमार्क नहीं मिलता। दूसरा है इट कंप्राइज और कंटेन स्कैंडलेस मैटर में भी क्या नहीं मिलता ट्रेडमार्क। अगर कोई रिलीजियस सस्पेक्टेबिलिटीज़ को हर्ट कर रहा है उसमें भी नहीं मिलता। एम्ब्लेम और नेम्स का भी नहीं मिलता। कौन सा एक्ट के तहत, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़, ठीक है। ऐसी कोई शेप जो नेचुरली अकर हो रही है, नेचर ऑफ गुड से ही अकर हो रही है, मतलब या किसी का कोई टेक्निकल रिजल्ट है, उन चीज़ों को भी ट्रेडमार्क नहीं मिलता जिनको काम नहीं करा, इनोवेट नहीं करा कुछ न्यू। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ कलर आएगा सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या कहता है, लिमिटेशन ऑफ कलर। अ ट्रेडमार्क मे बी लिमिटेड होली और इन अ पार्ट टू एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, इफ नॉट देन ट्रेडमार्क शॉल बी डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड फॉर ऑल कलर। जैसे कैडबरी पर्पल के लिए है तो पर्पल के लिए ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। सेक्शन 11, इसमें क्या बात हो रखी है, रिलेटिव ग्राउंड फॉर रिफ्यूज़ल और रजिस्ट्रेशन। वैसे तो कलर का ट्रेडमार्क कराओ चाहे नहीं कराओ मतलब अपनी मर्जी है, लेकिन जैसे हमने कैडबरी का पर्पल वो जो चॉकलेट का वो रैपर आता है उस पर क्या लिखा है वो सबका तो अलग चीज़ है, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या है वो सब पेटेंटेड है, वो सब तो अलग चीज़ है। लेकिन वो जो ट्रेडमार्क है ना, इस वो बिकती किससे, इस कवर से बिकते हैं ना, अंदर क्या वो तो बाद में पूछते हैं ना, बाहर से जो दिखता है वही बिकता है ना, तो ये चीज़ ट्रेडमार्क है, ठीक है। और उसमें लिमिट कर रखा है, अगर वो कलर पर्पल ले रखा है तो बाकी सारे कलर के लिए रजिस्ट्रेशन क्या है, डीम्ड है। सेक्शन 11 क्या बोल रहा है, रिलेटिव ग्राउंड ऑफ रिफ्यूज़ल ऑफ रजिस्ट्रेशन। कब होता है रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज़, अगर किसी ने सर्विस ऑफर बाय एन अर्लियर ट्रेडमार्क और इफ द अर्लियर ट्रेडमार्क, पहले वाला जो ट्रेडमार्क है वो वेल नोन है, तो और जो न्यू ट्रेडमार्क है, इमेजिन किसी ने ना कुछ बनाया, ठीक है, उसको वो 10 साल हो गया काम करते हुए, उसने बनाया ट्रेडमार्क का नाम ऐसे, उसका ये था, इस नाम से चल रही थी उसकी शॉप या दुकान जो भी है, ठीक है। अभी कोई नया आया है, 1 साल ही हुआ है, उसने भी TM से ही लिया है, अब वो उसको रजिस्टर भी कराया है, ऐसे में उसको रजिस्ट्रेशन तो मिल जाएगा। और नया वाला तो, लेकिन कुछ लोग तो ये समझ के, इस वाले को समझ के इसकी दुकान पे चले जाएंगे, ठीक है, तो न्यू वाला तो बेनिफिट हो गया ना पहले वाले की वजह से। तो ऐसे के ये है रिलेटिव ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल रजिस्ट्रेशन, ऐसे केस में रजिस्ट्रेशन फिर रिफ्यूज़ कर दी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर जो अर्लियर ट्रेडमार्क का ओनर है ना, अगर वो कंसेंट दे दे कि हाँ नहीं तुम चलो खोल लो, तो फिर तो रजिस्ट्रेशन चलेगा। ये है रिलेटिव ग्राउंड, अगर एक ही चीज़ को दो सेम सेम खेल ले अलग अलग टाइम पीरियड में, और अगर एक दूसरा वाला भी पहले वाले की वजह से बेनिफिटेड हो रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, लेकिन अगर पहले वाला कंसेंट दे दे तो वो चल पड़ेगा। जैसे MS हिताची और हिताशी की बात हो रही है, हिताशी ट्रेड मार्क मांगा था इन्होंने, बट इसको नहीं मिला क्योंकि वो कहते हैं वो सिमिलर है हिताची से, तो ये होता है अगर कुछ सेम सेम हो तो। अभी हमने क्या देख लिया, एप्लीकेशंस देख ली, रजिस्ट्रेशन देख लिया, मैड्रिड का देख लिया कि 36A से G तक मिलेगा, प्राइम फेस देख लिया, वो 8 रीज़न देख लिया जिसमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता, अगर कुछ हम रिलीजियस बिलीफ हर्ट करते हैं, स्कैंडलस नेशनल एम्बलम इन सब का लेते हैं। 10 में कलर की बात कर रखी है कि कलर का लिमिटेशन है। 11 में रिलेटिव ग्राउंड की बात कर रखी है, अगर किसी ने सेम सेम ऐसा कुछ कर लिया तो। 12 में सिमिलर, अब 12 का पढ़ते हैं। सेक्शन 12 की बात करें क्या चल रहा है, सिमिलर ट्रेडमार्क मे बी गिवन इन केस ऑफ ऑनेस्ट कंकरेंट यूज़। अगर किसी को नहीं पता, अगर किसी को नहीं पता कि एक शहर के इस कोने में कोई अलग काम कर रहा है, इस कोने में कोई अलग काम कर रहा है, ठीक है, इन दोनों को आपस में एक, इसको और इसको आपस में एक दूसरे का नहीं पता, तो ऐसे केस में वो उसको बोलते हैं ऑनेस्ट कंकरेंट यूज़, उस केस में ट्रेडमार्क मिल जाएगा।
नो रजिस्ट्रेशन ऑफ नेम, केमिकल्स को नहीं मिलता, ठीक है। केमिकल एलिमेंट्स जो WHO ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता, इनको मिल जाता है ऊपर वाले को, सेक्शन 12 में जो आता है। 13 में केमिकल से याद कर लेना। 14 में अगर कोई बंदा जिंदा है तो उसका कंसेंट लेंगे, उसका नाम डाल, उसके नाम का ट्रेडमार्क बना रहे हो तो, और अगर वो अभी रिसेंट मरा है ना, मरने के विदिन 20 ईयर्स तक उसका किसी रिप्रेजेंटेटिव का कंसेंट चाहिए होगा। अगर मर चुके मरे हुए 20 साल हो गए हैं और 20 साल के बाद वो उसका नाम यूज़ करे तो वो कर सकता है, ठीक है। हमने कहाँ तक कर लिया, पर्सन नेम तक 14 तक कर लिया। अब पासिंग ऑफ के बारे में पढ़ेंगे 27 में। पासिंग ऑफ क्या है? पासिंग ऑफ तब चलता है जब रजिस्टर नहीं होता, ठीक है ना। इसकी रेमेडी सेक्शन 27 में दे रखी है। यूज टू प्रिवेंट एक्टिव ऑफ वन पर्सन फ्रॉम कॉजिंग डैमेज और इंजरी टू द गुडविल ऑफ द अनदर पर्सन, कि भाई इस बंदे ने खोल लिया, जैसे ये बंदा था, ये वन पर्सन है, ठीक है, इसकी दुकान का नाम है AD, ठीक है। ये सेकंड पर्सन है, इसने ऐसे खोला, इसने A तो लिखा, A ऐसे लिखा, A ऐसे बाहर निकाल दिया और इसने भी AD लिखा। अब इसके क्वालिटी के प्रोडक्ट ना इस A+ थे और इसकी जो क्वालिटी थी वो D थी। अब कोई बंदा जिसको कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, उसको नहीं पता चल रहा है कौन सी दुकान है, इस दुकान का कस्टमर अगर इधर चला जाए नाम देख के कि भाई ये भी वही दुकान है, तो उसको क्वालिटी तो कम लगी, ठीक है। अब आके यूज़ करेगा वो चीज़ घर, तो फिर वो कहेगा तो क्वालिटी बेकार है, और उसके दिमाग में क्या छप जाएगा कि ये जो AD वाली शॉप है यही ख़राब है, पहली वाली जो शॉप थी ओरिजिनल। तो ऐसे गुडविल ख़राब हो रही है अनदर पर्सन की, उस पर्सन से जो डैमेज कर रहा है उसकी गुडविल को, ठीक है। पासिंग ऑफ का फिर हम उस पर केस कर सकते हैं, नाम लगा सकते हैं। फॉर अंडरस्टैंडिंग लेट अज्यूम दैट देयर इज अ प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट। Now the question is whether the defendant activities conduct in such a way is mislead that public to believe that defendant business is a plaintiff business। मतलब एक तो होता है डिफेंडेंट और एक होता है प्लेंटिफ का बिजनेस, मतलब जिसका ओरिजिनल बिजनेस है एक तो वो है और एक दूसरा जिसको कॉपी कर रहा है, ठीक है। अब वो उसको नहीं पता चल पाता कस्टमर को कि कौन सा किसका है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है ऐसे पब्लिक में, ठीक है। नेक्स्ट इज किसी भी चीज़ को पासिंग ऑफ करने में मतलब 3 बेसिक प्रिंसिपल आते हैं पासिंग ऑफ करने से पहले। सबसे पहले वो जो ब्रांड है ना, जो चीज़ है वो रेपिटेटिव होनी चाहिए, ठीक है। जब वो रेपिटेटिव होगी तभी तो उसका क्वालिटी का वो होएगा, गुडविल उसकी ख़राब होगी। उसका मिसरिप्रेजेंटेशन होना चाहिए तभी पासिंग ऑफ लगेगा उस पर। अगर वो मिसरिप्रेजेंट नहीं कर रहा तो क्यों लगेगा? फिर डैमेज भी हो रहा है उस बंदे को उसकी वजह से, इसलिए वो पासिंग ऑफ करेगा। ये 3 केस अगर फुलफिल हो रहा है तो पासिंग ऑफ कर सकते हैं। मॉडल एलिमेंट के पासिंग ऑफ के मिस रिप्रेजेंटेशन हो रही है एक चीज़, ठीक है। मेड बाय पर्सन इन कोर्स ऑफ ट्रेड, वो पर्सन उससे ट्रेड भी कर रहा है। दूसरी चीज़ द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर और कंज्यूमर ऑफ अनदर ट्रेड गुड और सर्विस, जो कस्टमर है या कंज्यूमर है वो अदर ट्रेडर के पास जा रहे हैं अपने गुड्स और सर्विस के लिए। विच इंजरीज द, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रेडर बिजनेस की गुडविल ख़राब हो रही है एंड इसकी वजह से उसके बिजनेस को भी डैमेज पहुँच रहा है। पासिंग ऑफ तब लग जाता है। यहाँ पे एक चीज़ लिखा है होंडा मोटर्स, जिनकी बाइक वगैरह आती थी ये सब, ठीक है, जो भी व्हीकल वाला स्टफ है, ठीक है। एक तो ये हो गई। दूसरा एक चरणजीत सिंह है, इन्होंने क्या करा, मैं होंडा के क्या बेचूंगा, कुकर, प्रेशर कुकर बेचूंगा। तो लोग तो होंडा, ये वाला होंडा समझ के करने लग जाएंगे कि हाँ भाई अब वो कुकर प्रेशर कुकर भी बनाने लग गए। तो इन चरणजीत सिंह को इसके लिए ट्रेडमार्क नहीं मिला था, ठीक है ना। इस होंडा, अगर ये होंडा के कुकर अच्छे नहीं निकले तो इस लोगों के दिमाग में क्या क्रिएट होएगा, वो जो होंडा मोटर वाला होंडा है वो भी उसी का है, ये वो भी ऐसा ही है, तो गुडविल ख़राब करने वाली बात थी। तो ऐसे केस में नहीं मिलता। सैयद मोनवेर और एक और ये केस है सैयद मोहिद्दीन का और सुलोचना बाई का। इसमें क्या है, द राइट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इट नॉट एब्सोल्यूट सब्जेक्ट टू राइट प्रायर यूज़। इसमें यह है कि भाई एक बंदे ने वो काफ़ी टाइम से कुछ यूज़ कर रहा है, उसका नाम है जैसे RP, ये उसका ट्रेडमार्क है, ठीक है। वो इसको यूज़ कर रहा है, अब दूसरा बंदा है उसने इसको रजिस्टर नहीं कराया, ठीक है, सिर्फ ये चल रहा है TM के बेस पे चल रहा है, ये है उसका रजिस्ट्रेशन। लेकिन एक और आया RP, उसने यहाँ पे क्या लगा दिया, रजिस्टर करा दिया इसको। तो भाई ऐसे केस में क्या होएगा, रजिस्टर तो हो जाएगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको पूरा एब्सोल्यूट यूज़ मिल जाएगा उसका, कि भाई यही है। अगर पता चला कोई प्रायर यूज़ ऑलरेडी उसको कर रहा था, उसका पूरा बिजनेस उसी पे टिका है, तो वो उसको भी मिलेगा राइट। अब तक हमने क्या पढ़ लिया, एप्लीकेशन, डेफिनेशन, अमेंडमेंट, प्राइम फेस, वो रीजंस 9 से 14 में रीजंस ऐड, लिमिटेशन कलर की, फिर रिलेटिव ग्राउंड्स, किस किस केस में मिलता है किस में नहीं मिलता, नेम के ऊपर, फिर पासिंग ऑफ। अब पढ़ेंगे इन्फ्रिंजमेंट, खत्म होने वाला है इन्फ्रिंजमेंट के बाद की रेमेडीज है बस। इन्फ्रिंजमेंट में क्या है, सेक्शन 29-30 इन्फ्रिंजमेंट से डील करते हैं कि क्या इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है और क्या इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता। अगर कोई किसी का मतलब वो यूज़ कर रहा है ट्रेडमार्क तो इन्फ्रिंजमेंट है। अगर उस ट्रेडमार्क में थोड़ा सा अल्ट्रेशन कर रहा है, एडिडास की जैसे ये 3 लाइन है इसकी जगह वो 4 बना के बेच रहा है, तो ये लिटिल अल्ट्रेशन करके ये भी इन्फ्रिंजमेंट है, क्योंकि उसका मेन मोटो क्या है, वो यही है ना कि वो सबको ये बताना चाहिए भाई ये एडिडास के जूते हैं, ये ले लो। एडिडास की जगह ADE लिख दिया और फिर डास कर दिया, या एडिडाट कर दिया डास की जगह, तो ये हो गया अल्ट्रेशन करना। उसके बाद है डिसेप्टली सिमिलर टू, अगर वो उससे बिल्कुल थोड़ा बहुत चेंज करके सिमिलर मार्क बना दे,
ठीक है। इन्फ्रिंजमेंट ट्रेडमार्क मस्ट बी इन कोर्स ऑफ रेगुलर ट्रेड विच इज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑनर इज इन्वॉल्व द infringing trademark must be written or printed etc और just oral use is not infringement। जब हम उस पर केस करेंगे ना इन्फ्रिंजमेंट का, तो हमें उसको लाके दिखाना पड़ेगा ये हमारे नाम का, हमारे ट्रेडमार्क का वो बेच रहा है प्रोडक्ट, वो कहीं प्रिंटेड होना चाहिए, रिटर्न लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसे बोल देने से कि हाँ भाई एडिडास के जूते ले लो, ज़ारा की जीन्स है ये ले लो, वो नहीं, वो कहीं लिखा होना चाहिए या छपा होना चाहिए। सेक्शन 30 ये बताता है कि ट्रेडमार्क में किसका इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाता, क्या इन्फ्रिंजमेंट के अंदर नहीं आता। अगर कोई यूज़ ऑफ ट्रेडमार्क फॉर आइडेंटिफाई गुड्स एंड सर्विस और दोस्त प्रॉपर्टी योर, या फिर ऑनेस्ट प्रैक्टिस ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल मैटर, या फिर अनफेयर एडवांटेज ऑफ बीइंग डिटरमिनर ऑफ रिप्यूटेड ट्रेडमार्क। ये तीनों बातें क्या कह रही है? ये बातें कह रही है कि अगर जैसे कोई शूज़ वाला है, शूज़ बेचने वाला, उसकी दुकान के बाहर उसने बोर्ड लगा दिया रीबॉक, नाइकी और ये एडिडास करके बोर्ड लगाया इसका, शूज़ अपना वो जो मर्जी बेचे, उसने सिर्फ बोर्ड लगाया, शूज़ पे नहीं छापा, तो ये सारे भाई वो रेपुटेटेड ट्रेडमार्क को यूज़ कर रहा है अपनी कमर्शियल मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए, ये वो चीज़ है। ठीक है, इस केस पे इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। उसके बाद है इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ के बीच में डिफरेंस क्या है? इन्फ्रिंजमेंट तब होता है जब वो रजिस्टर हो, पासिंग ऑफ तब होता है जब वो रजिस्टर ना हो। पीएम ट्रेडमार्क इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द रजिस्टर्ड गुड एंड सर्विस, बट पासिंग ऑफ उसको प्रोटेक्शन देते हैं जो अनरजिस्टर्ड गुड एंड सर्विस है। रेमेडी दोनों के लिए सेम है। इन ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट द प्लेंटिफ डजंट हैव टू शो एनीथिंग। प्लेंटिफ वो होता है जिसके साथ गलत हुआ है, प्लेंटिफ, ठीक है, पेन वाला प्लेंटिफ, और डिफेंडेंट वो होता है जो कर रहा है। In passing off, it is essential for the plaintiff to show that deputive mark has a distinct identity for the user of plaintiff's good। ठीक है, if the trademark registered then action for, अगर ट्रेडमार्क को रजिस्टर हो रखा है तो एक्शन हो जाएगा इन्फ्रिंजमेंट का। अगर प्लेंटिफ ने दिखा दिया कि भाई ये छपा हुआ है, मेरा ट्रेडमार्क है, कोई और यूज़ कर रहा है, ये छपा भी हुआ है उसके वहाँ पे, तो सीधा फाइल हो जाएगा उसके लिए इन्फ्रिंजमेंट। इफ द ट्रेडमार्क इज नॉट रजिस्टर्ड तो पासिंग ऑफ पे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या रह गया था? इन्फ्रिंजमेंट हो गया। अब रेमेडी पढ़ेंगे, क्रिमिनल और सिविल और फिर जुरिस्डिक्शन। रेमेडीज़ में क्या है? क्रिमिनल रेमेडी, अगर पहली बार उसने गुनाह करा है, फर्स्ट ऑफेंस है, तो सेक्शन 103 और 104 में वो डील होता है। इसमें फाइन लगेगा 50,000 से लेकर 2 लाख तक, और उसको जेल होगी 6 से 3 साल तक की, 6 महीने से 3 साल। अगर वो लगातार ऑफेंस करे जा रहा है, दोबारा एक बार करने के बाद दोबारा पकड़ा गया इसी चीज़ में, तो सेक्शन 105 लगेगा, जिसमें 1 से 2 लाख उसका फाइन होगा और 1 साल से 3 साल उसकी सज़ा हो सकती है। उसके बाद आते हैं सिविल रेमेडीज़ पे। सिविल रेमेडीज़ किस में होती है? 135। अभी तक कितनी रेमेडीज़ पढ़ी हमने? ये रही हमारी रेमेडी। 103 104 में क्रिमिनल रेमेडी है फर्स्ट ऑफेंस की, 105 में क्रिमिनल रेमेडी है सब्सिक्वेंट ऑफेंस की, 101 और 121 में किसकी? अदर क्रिमिनल रेमेडी, 135 में सिविल रेमेडी। ठीक है, अब हम इस पे आ रहे हैं। इसमें क्या बता रखा है? 135 में सिविल रेमेडीज़ लगती है जो पासिंग ऑफ या इन्फ्रिंजमेंट के लिए लगती है। इसमें क्या? इंजक्शन, एक्स पार्टी इंजक्शन और इंटरलोकेटरी ऑर्डर फॉर, मतलब डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रिजर्विंग ऑफ इन्फ्रिंजिंग गुड डॉक्यूमेंट ऑफ अदर एविडेंस, रीस्टेनिंग द डिफेंडेंट फ्रॉम डिपोजिंग ऑफ हिज एसेट्स। इंजक्शन में ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है जो डिफेंडेंट के पास होती है ना, मतलब वो ले ली जाती है, खत्म, मतलब उसका काम ही खत्म कर दिया जाता है भाई। ठीक है, और उसको नॉमिनल डैमेज होगा, उसने करा है ऐसा कुछ इन्फ्रिंजमेंट होते हुए। नॉमिनल डैमेज ओनली इन द केसेस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सर्टिफाइड मार्क या कलेक्टिव मार्क वेयर डिफेंडेंट सेटिस्फाई। अगर वो कोर्ट को बता देता है डिफेंडेंट कि भाई मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था रिसीव करने का, तब उसको नॉमिनल डैमेज होगा। डैमेज भी होता है ऐसा, उसका सामान जो होता है ना उन सबको रद्द कर दिया जाता है कि भाई ये वाला यूज़ नहीं करेगा बेचने के लिए। नेक्स्ट है जुरिस्डिक्शन, वो आता है सेक्शन 134 में। इसमें क्या है? जो प्लेंटिफ है जिसका नुकसान हुआ है वो फाइल कर देता है, क्या कहते हैं, फाइल टू सू फॉर ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, वो सू करना चाहता है। ठीक है, तो सू करने के लिए उसको जुरिस्डिक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसमें क्या होना होता है? या तो प्लेंटिफ अपना छोड़ेगा या डिफेंडेंट छोड़ेगा, कोई एक ही कर सकता है ना, तो डिफेंडेंट को छुड़वा दिया जाता है। इसमें फैसला हो जाता है कि क्या होएगा। लिमिटेशन पीरियड क्या है? 3 साल का, 3 साल में हो सकता है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट इज डन।